अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 क्लास है ना आज। आमना इफ्तिखार नहीं है, अबीरा निसार, अदील अहमद, ऐमन बेग, आरिश, आयशा अब्दुल करीम, अलाइका, अलीज़ा, अमन शहजाद। अलीज़ा कौन है? अलीज़ा आरे असलम राना। और अलाइका नहीं है। अमन शहजाद, अमीका शारले, आयशा खान, आयशा दिलावर, आयशा शाहिद, अजीम शाह, भूमिका कौन है? फातमतुज जहरा, हमना शमीम, हनफा महमूद, हंसिका, हरीम फातिमा, हुरैन खान, इकरा मोहम्मद, जवेरिया, लाइबा फैसल, लजवानते, मोहम्मद बख्श बलोच, माहम नसीम, माहीन, मारूक भुट्टो, माहिदा अहमद, मनाल खान, मरियम मुजम्मिल, मोहम्मद साइम एजाज, मोहम्मद सुनैन अमीन, मुकद्दस नईम, मुजना इम्तियाज़, निकिता, प्रीत, निकिता का है? प्रीत, रिफ़त किफ़ायत, सादिया भट्ट, सना फतानी, सारा शकील, सैयदा अरीबा शाह, सैयदा माहम बतूल, उमैमा मलिक, उमैमा जावेद, विनेश कुमार, वारा फरहान, जुनैरा सलीम, जुनैरा ज़हरा शाह। चले जी, यहाँ से अब जहाँ तक भी हो गया था वहीं से शुरू करें बस। गांधी जिना टॉक्स 1944। यही तो मैं काफ़ी देर से पूछ रहा था, लेकिन माशाल्लाह सारे मोबाइल में लगे हुए थे तो कोई रिप्लाई ही नहीं दे रहा था। अब बातों में लगे हुए हैं, मैं बातों वालों को भी उठाऊंगा, उनका भी कार्ड लूँगा। ये पार्ट 2 है ना, देखो ना, ये तो स्लाइड मैंने ओपन करते ही आपको बताया तो है। पार्ट 1 कंप्लीट हो गया था। नहीं, पूरा नहीं हुआ। ये गांधी जिना टॉक्स 1944 हमने यहाँ तक नहीं, ये यहाँ तक पढ़ा था। क्वाइट इंडिया मूवमेंट यहाँ तक हमने पढ़ा था। गांधी जिना टॉक्स 1944 ये रह गया था, ये नहीं पढ़ा है, मुझे याद है अच्छी तरह। यही तो मैं आपसे पूछ रहा था। आ जाए, चलें भाई, स्टार्ट कर लें। हाँ, तुम उठ जाओ वहाँ से पीछे से। नहीं, इधर आओ, मैं बिठा रहा हूँ आपको। अभी मैं औरों को भी कर रहा हूँ, आओ जल्दी जल्दी आ जाओ आगे। क्लास हो रही है या ये बातचीत की क्लास है कि आप आपस में बातें करें? चलें जी, शुरू करें आगे वाली। हाँ, आप शुरू कर लें। क्लास के बाद बात करते हैं, रुक जाओ। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मल्ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह। हमारी यहाँ पर बात चल रही थी पोस्ट पाकिस्तान रेजोल्यूशन पाथ मेजर इवेंट्स एंड मूवमेंट्स टू इंडिपेंडेंस, करारदाद पाकिस्तान के बाद का रास्ता, यानी कि जो हालात पेश आए आज़ादी के लिए, अहम वाक़यात, इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे, मूवमेंट्स थी फॉर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के वास्ते। तो उसमें दूसरी जंग अज़ीम, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का भी जो है ज़िक्र गुज़रा था।
बिफोर मिड हम बात कर रहे थे, तो हम यहाँ तक आ गए थे गांधी जिन्ना टॉक्स 1944। अब a series of negotiations and discussion between महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के दरमियान मुज़ाकरात हुए और बातचीत का सिलसिला चला। इन मुज़ाकरात का मकसद भी क्या था आपस की टेबल टॉक का, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जो ये दो जमातें थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो जमात थी इसमें हिंदुओं की अक्सरियत थी, और दूसरी जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है उसमें जो है ना मुसलमानों की थी। तो इनके दरमियान सियासी तकसीम और इख्तलाफात को दूर करने के लिए ये दोनों जमातों के सरबराहान आपस में मुज़ाकरात के लिए बैठे, ताकि ये जो आपस के जो है इख्तलाफात हैं, जो पेचीदगियाँ हैं और जिससे बड़े मसाइल खड़े हो रहे हैं आपस में दोनों हिंदुओं और मुस्लिम के दरमियान, तो उन मसाइल को जो है ना डिस्कस कर लिया जाए और उनका सलूशन निकाल लिया जाए। तो ये इनका मकसद था। और ये सब हो क्यों रहा था? इसलिए कि ज़ाहिर है एक बिल्कुल डिफरेंट सोच और आइडियोलॉजी के दोनों जो है ना मालिक थे। मुसलमान अलग एक सोच रखते थे और हिंदुओं की बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल अलग एक सोच थी। ठीक है ना, चलें आगे। हाँ भाई, आप बैकग्राउंड। अब उसका बैकग्राउंड बता रहे हैं कि पस मंज़र क्या है कि 1944 1944 में देखा जाए तो ये आज़ादी का जो मुतालबा था ना, खुसूसन स्पेशली मुस्लिम्स की जानिब से, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गया। और बरतानवी हुकूमत भी दूसरी जंग अज़ीम में मसरूफ़ थी और उसने जंगी कोशिशों के लिए हिंदुस्तानी ताउन भी तलब किया, यानी कि वो चाहते थे कि बरसग़ीर पाक व हिंद से भी हमारी जो है ना वो मदद हो सके इस लड़ाई के अंदर। और ये दूसरे जंग अज़ीम का वैसे तो आपने पीएचडी में पढ़ा, लेकिन मैं रिवाइज़ कर देता हूँ दोबारा यहाँ पर, ये थर्ड पॉइंट बताने के बाद। थर्ड पॉइंट ये था उसका पस मंज़र में कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के दरमियान सियासी तकसीम जो थी, ये आज़ादी के सवाल पर देखा जाए तो मुत्तहिदा मौक़िफ़ के हासिल करने में एक बड़ी रुकावट थी। यानी कि दोनों अपना मकसद हासिल करना चाहते थे। वो क्या था, दोनों का मकसद अलग था। एक तो जो हिंदुओं की पार्टी थी वो ये चाहती थी कि तकसीम ना हो, और मुसलमान जो थे वो हर कैफ ये चाहते थे कि बिल्कुल तकसीम हो जाए, होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, अलग अलग कौमें हैं। अच्छा, दूसरी जंग अज़ीम जो दूसरी जानिब लड़ी जा रही थी उसका कुछ आप बैकग्राउंड भी समझ लें। 1939 से 1945 तक ये लड़ी जाने वाली तारीख़ की देखा जाए तो सबसे बड़ी लड़ाइयों और जंगों में से एक है। इसको वर्ल्ड वॉर 2 कहा जाता है। ये जंग दो बड़े ग्रुपों के दरमियान हुई थी। एक ग्रुप जो था उसमें यानी कि 5 से 7 ममालिक कंट्रीज़ आपस में मिलकर जो है ना वो ये जंग लड़ लेते हैं, और दूसरी जानिब देखा जाए तो 3 बड़े मुल्क थे, जर्मनी, इटली और जापान। और इस तरफ जो है बरतानिया, फ्रांस, कोयत जो उसका हिस्सा कहलाते, यूनियन रूस भी उसको कहते, रूस का हिस्सा, अमेरिका और चीन भी उस वक्त ये साथ थे, ये तमाम ममालिक, और इनको जो है वो अलाइड पावर कहा जाता था। दूसरी जानिब जो थे वो एक्सिस पावर कहलाते थे। अलाइड पावर ये जो 6-7 ममालिक थे, सोवियत, फ्रांस, बरतानिया, चीन, अमेरिका वगैरह, और दूसरी जानिब जो थे वो एक्सिस पावर कहलाते थे, यानी कि उर्दू में इसको कहें तो मुहर्ररी ताकतें थी ये। तो जंग का पस मंज़र और बरतानवी कोशिश जो उस वक्त थी, ये असल में 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर हमले के बाद ना बरतानिया ने जर्मनी के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान किया था। उस वक्त देखा जाए तो हिंदुस्तान बरतानवी राज के मातहत था, यानी कि ब्रिटिशर्स काबिज़ थे बरसग़ीर पाक व हिंद पर। मुसलमानों पे भी जो है वो अपनी हुकूमत कर रहे थे और हिंदुओं के ऊपर भी, और हिंदू उनके साथ थे बहुत हद तक। बरतानवी हुकूमत ने जंगी कोशिशों के लिए, ज़ाहिर है जब एक शख्स, एक मुल्क जो है
वो किसी जगह पे लड़ाई कर रहा होता है तो वो दूसरी अपने हर तरफ से कोशिश करता है कि वो अपनी ताकत को जो है ना इस्तेमाल करे। लिहाजा उसने बरसगीर से भी ये मुतालबा रखा था, और वहाँ से देखा जाए तो वाकई 2.5 मिलियन फ़ौज जो आर्मी थी ना 25 लाख की, वो इनकी तरफ से फिर लड़ी थी वहाँ पर। और उस आर्मी के अंदर 25 लाख के अंदर जो है ना 10 लाख तो मुस्लिम फ़ौजी थे मुसलमानों के। तो ये रज़ाकाराना तौर पर हालांकि इनको शामिल किया गया था, मकसद ये कि सिर्फ़ चंद शराइत पर इन मुसलमानों को तैयार किया गया, ना कि कोई बहुत बड़ा जो है ना फ़ायदा देने के लिए। जैसे आज की भी आपने जो आर्टिफिशियल वॉर ही इसको कहा जाएगा, जो भी हुई आपके सामने थोड़े गुज़िश्ता अरसे में, और ये तो असल में वॉर होती भी नहीं है, इसको फिर भी हम चले कह रहे हैं, लेकिन आर्टिफिशियल साथ में कह रहे हैं, क्योंकि ये मिली भगत वाले मामलात होते हैं। तो इससे भी फिर यही होता है कि जितना सामने वाला चालाकी कर रहा होता है उससे ज़्यादा चालाकी करके ना आप भी, यानी कि जैसे दो लोग नकली में लड़ाई कर रहे हैं और आप भी उसको बिल्कुल रियल जो है ना वो उनको समझाते हुए, हालांकि आपको हकीकत पता हो, लेकिन आप भी उनको यूं ही बिल्कुल जाहिर करें कि हाँ जी ये तो बिल्कुल असली में लड़ाई हो रही है, और जी संजीदगी के साथ बड़ा जो है ना, और उनके मसले को आप हल कराएं और अपना भी फ़ायदा उठा लें उसके दरमियान। तो यही अक्लमंदी आज के ज़माने में। वैसे इस्लामी और शरई एतबार से तो ये दोगलेबाजी और इसको जो है ना शरीयत ने मना भी करा है, लेकिन आज के ज़माने में जो चल रहा है ना हिसाब किताब वो यही है। तो यही कुछ हुआ है गुज़िश्ता चंद दिनों में भी, उसमें फिर माशाल्लाह पाकिस्तान ने भरपूर जो है अपने मफादात उठाए। अब उस वक्त तो मुसलमान चूँकि इतने ताकतवर नहीं थे, इस वक्त तो उनकी अपनी लड़ाई पड़ी हुई थी ना टू नेशन थ्योरी के पीछे, कि हम एक अलहदा कौम है, रियासत हैं, हमें जो है इंडिपेंडेंसी दी जाए, आज़ादी दी जाए। वो तो अपनी आज़ादी को रो रहे थे। अब जंग जो बड़ी दूसरी जंग हो रही थी उसमें वो क्या जो है ना लड़ाई में दाखिल हो, एक अपने ही घर में फड्डा पड़ा हुआ है, वो क्या दूसरे के फड्डे में पड़े। तो ये मसला था उस वक्त, लेकिन मुसलमानों को कोई ख़ास जो है ना फ़ायदा भी नहीं इससे हासिल हुआ, बस जाने भी गई। और दूसरा ये है कि इतनी जो है ना उनको एक तरह से मेहनत भी करनी पड़ी, और हुआ भी ये कि जो इस जंग का अहम मोड़ था ना उस पर वाकई इसी फ़ौज की बदौलत जो है ना वो अहम इम्पोर्टेंट टर्न जो है ना वो हासिल हुआ। एक बड़ा मार्का जो इस वक्त था ना वो इसी की वजह से, फ़ौज की वजह से इनको फ़तह भी हासिल हुई। जब क्वाइट इंडिया मूवमेंट 1942 जंग के दौरान कांग्रेस ने अदम ताउन की पॉलिसी अपनाई, मुस्लिम लीग ने जंग में बरतानवी कोशिशों की हिमायत भी की। आखिरकार 8 मई 1945 को इत्तेहादियों की फ़तह के साथ यूरोप में जंग का ख़ात्मा हुआ। बातचीत का मकसद जो इन दोनों लीडर्स के दरमियान था वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग की तरफ से आपस की जो नाचातियाँ थी, खलीज थी, उसको ख़त्म करना था, और हिंदुस्तान के मुस्तकबिल की सियासी और आइनी इंतज़ामात पर इत्तेफाक राय तक पहुँचना, ये इनका असल मकसद था। बात समझ आई है? तो अब बताएं यहाँ तक मैंने क्या समझा है? कौन बहुत अच्छे से मुख्तलिफ शॉर्ट समझा सकता है कि भाई ये बात हुई है अभी? हाँ जी, या फिर मैं दोबारा रिवाइंड करूं? बहुत आसान करके समझाया है। देखो ना, बात ये चल रही थी पाकिस्तान पोस्ट पाकिस्तान रेजोल्यूशन पाथ मेजर इवेंट्स एंड मूवमेंट्स टू इंडिपेंडेंस। आज़ादी के लिए जो बहुत से इवेंट्स पेश आए और बहुत सी तहरीकें चलीं, उसके बाद अब हिंदू क्या चाहते थे, हिंदुओं की जो पार्टी बनी, फिर मुसलमानों की भी एक पार्टी जो सियासी पार्टी थी वो एक क़यादत कर रहे थे, उसके जो है मोहम्मद अली जिन्ना और वहाँ पर महात्मा गांधी। तो इन दोनों का मकसद क्या था कि जो आपस में हिंदू और मुस्लिम फसादात हो रहे हैं और जो आपस की ये खलीज है और आपस में जो एक इख्तलाफात हैं इसको दूर किया जाए, ये मकसद था।
उस मकसद को हासिल करने के लिए, यानी कि आपस के इख्तलाफात ख़त्म हो जाएं, दोनों बातचीत के लिए बैठे। और बातचीत का मकसद ही यही था कि भाई गांधी ये चाहते थे कि तकसीम ना हो बरसगीर हिंदुस्तान की, यानी कि मुसलमान सेपरेट नेशन का मुतालबा छोड़ दें करना। इससे खाना जंगी हो जाएगी और बड़ा खून रेजी हो जाएगी और बड़ा लड़ाई पड़ जाएगी। इसी तरीके से जो मोहम्मद अली जिन्ना थे ये कहते थे कि नहीं भाई, मुसलमान तो बिल्कुल कानूनन भी और दुनिया के कानून के मुताबिक भी, ख़ुद ये ब्रिटिशर के कानून के मुताबिक भी अपना एक सेपरेट नेशन होने के तमाम हुकूक रखते हैं, इनके कंप्लीट राइट्स हैं और वो सारी चीज़ें इनके अंदर मौजूद हैं कि जो एक अलग कौम होने के लिए हुआ करती हैं, जो उसके अहल होते हैं, एलिजिबिलिटी जो होती है वो क्राइटेरिया में पूरे आते हैं मुसलमान के, ये बिल्कुल एक सेपरेट नेशन है कानूनन भी। तो मोहम्मद अली जिन्ना की ये ज़िद थी और उधर महात्मा गांधी की ये ज़िद थी। अब इसी दौरान जब ब्रिटिशर का ज़ाहिर कब्ज़ा था और इनका होल्ड था, ये अपनी हुकूमत चला रहे थे, तो उसी दौरान बड़ी दूसरी जंग अज़ीम वो जो हमला हुआ उसके चक्कर में शुरू हो गई। इधर से 7-8 ममालिक एक साथ खड़े हो गए, यहाँ से 3 बड़े ममालिक जो देखा जाए उस ज़माने के अतबार से सुपर पावर ही थे, तो वो खड़े हो गए। और ये लड़ाई फिर ब्रिटिशर ने, ज़ाहिर है वो भी उसमें शामिल थे, तो जीतने के लिए उसने फिर हिंदुस्तान से जो है ना फ़ौज तैयार करी, जो थे 25 लाख 2.5 मिलियन, जिसमें 10 लाख तो मुसलमान फ़ौजी थे। तो इनके ज़रिए से उन्होंने ये जंग का जो एक बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट था, मोड़ था, उस मौके पर जो है ना इसी फ़ौज के ज़रिए से इन्होंने फ़तह हासिल करी, विक्ट्री इनको हासिल हुई। ये वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर ये मामला हुआ, ठीक है। तो मुसलमान जो थे वो एक अपने मसले आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, दूसरा उनको दूसरे मसले के अंदर, लड़ाई के अंदर जो है ना खींचा गया। और ये मतलब कामयाबी हो जाने के बाद भी जो इससे पहले उनके लिए शराइत रखी भी गई थी ना, वो भी कोई पूरी नहीं की गई। उसके बाद क्या हुआ कि उन शराइत को पूरा करने के लिए फिर आगे आप देखेंगे तो शिमला कॉन्फ्रेंस इवेंट वो रखा गया था कि भाई जो मुसलमानों से बातचीत हुई थी, मांगे उनकी थी कि ठीक है हम फिर इस लड़ाई में आपका साथ देते हैं, लेकिन हमें फ़ायदा क्या होगा, हमें भी तो कोई बेनिफिट्स मिले। तो वो इन्होंने मुआहदे तो कर लिए थे ब्रिटिशर अंग्रेज़ों ने, लेकिन उनको पूरा नहीं वो करना चाहते थे, उनकी नीयत ही सही नहीं थी। बहरहाल चलें ये पढ़ लें आउटकम्स। किसका नंबर है, आप पढ़ लें। लंबी चौड़ी वसी बातचीत के बावजूद भी जो है ना क्या हुआ कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो जमातें थी, इनकी आपस में जो है ना कोई भी फैसला को नतीजा नहीं निकला, यानी कि किसी भी पॉइंट पे दोनों जो है ना वो मुत्तहिद नहीं हो सके। बात समझ आ रही है। तो हालांकि काफ़ी देर जो है ना ये बातचीत उन्होंने की, इख्तलाफात दूर करने में दोनों नाकाम रहे, कामयाब नहीं हो सके। और जिन्ना अलग मुस्लिम रियासत के अपने मुतालबे पर डटे रहे, और गांधी जो है ना वो कांग्रेस हिंदुस्तान के तकसीम की मुखालफत, यानी कि तकसीम नहीं होनी चाहिए, इसी मोटिव पे जो है ना वो डटे रहे। लिहाजा मुज़ाकरात की नाकामी ने दोनों बड़ी सियासी जमातों के दरमियान और मज़ीद ज़्यादा गहरे जो है ना इख्तलाफात पैदा कर दिए। द फेलियर ऑफ द टॉक्स हाईलाइटेड द डीप सीटेड डिफरेंस बिटवीन द टू मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़। बात समझ गए यहाँ तक? अब बताओ क्या समझ आया, कौन अब समझा सकता है, वरना फिर रिवाइंड करूँ। हाँ हाँ बिल्कुल,
मुस्लिम लीग की जो नुमाइंदगी कर रहे थे वो कायद अज़म थे, और दूसरी तरफ कौन सी पार्टी थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग तो ये थी ना, दूसरी तरफ कौन सी पार्टी थी? हाँ, कांग्रेस। उसके गांधी साहब जो है ना वो कर रहे थे। तो मसला क्या था, जो मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान फसादात बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। 1944 में ये आज़ादी की तहरीक जो है ना बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी, जिसके नतीजे में फिर दोनों जमातों के सरबराहान जुड़कर बैठे आपस में कि भाई हम ताकि इस मसले को जो है ना टेबल टॉक करके हल करें। लेकिन उल्टा मसला क्या हुआ कि वो तो और इख्तलाफात बढ़ गए और ज़्यादा मज़ीद, क्योंकि गांधी चाहते थे कि बरसग़ीर हिंदुस्तान की क्या नहीं हो, तकसीम ना हो, और कायद अज़म तो चाहते थे कि बिल्कुल तकसीम हो। तो दोनों का बिल्कुल ही अपोज़िट पॉइंट ऑफ व्यू था। तो लिहाजा मज़ीद और इख्तलाफात ये ज़्यादा हो गए, और इधर ये मसले चल रहे थे, उधर ब्रिटिशर के अपने मसले थे कि वो वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर उन्होंने उधर छलांग मारी हुई थी और लड़ाई डाली हुई थी, और फिर उसके साथ जो है ना फिर इधर से 25 लाख फ़ौज भी उन्होंने इस्तेमाल की गैर कानूनी तरीके के मुताबिक, और इनको जो है ना ऐसा जाहिर किया कि भाई हम आपके मुतालबात जैसे, बस ये हम जंग जीत जाएं तो आपके मुतालबात मान लिए जाएंगे। लेकिन इतना बड़ा धोखा तो माशाल्लाह से मुसलमान भी नहीं देता जितना बड़ा अंग्रेज़ देता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वही किया इन्होंने, और ये हमारे मुसलमानों ने भी इन्हीं से ही सीखा हुआ है सारा। इसीलिए हमारे मुसलमान बेचारे इतने शरीफ हैं, सीधे हैं कि इनको अपनी छोटी छोटी गलतियां तो नज़र आती हैं, लेकिन अंग्रेज़ और यहूदियों की बड़ी बड़ी गलतियां, ब्लेंडर मिस्टेक्स जो है ना, ये नज़रअंदाज कर देते, कहते अच्छा ये तो हो गया होगा, वैसे ही हो गया होगा बस। क्योंकि वो छोटी गलती थोड़ी करते हैं, वो करते हैं बड़ा हाथ मारते हैं एक साथ। आपकी जो है ना 35 करोड़ आवाम है ना पाकिस्तान की, वो मिल के इतना बड़ा हाथ नहीं मार सकती जितना वो चंद लोग मिल के जो है ना माशाल्लाह से। अभी आप देखें ना गज़ा के अंदर जो हुआ, क्या मुसलमान ऐसा करता है? मुसलमान ने तो कभी ऐसा आज तक पूरी तारीख़ में आप नहीं दिखा सकते कि मुसलमानों ने किसी अंग्रेज़ों के बच्चों को कत्ल किया हो कभी, हत्ता कि उनके सरबराह को कभी कत्ल नहीं किया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े मना भी फरमाया कि भाई किसी भी मज़हब के जो बड़े पेशवा हो, पादरी हो, या उनका जो है ना यहूदियों का अपना बड़ा हो, काहिन हो, फलाना हो, सारे आपने नाम लिए, उनको आपने अपनी तरफ से मारना नहीं है। हाँ, अगर वो हथियार उठाए और लड़े तो फिर मार दो। तो ये तो हमारे रसूल की ये तालीम। हम तो कभी किसी की किताब को आग नहीं लगाते अल्हम्दुलिल्लाह, ना जलाते हैं, ना पैरों में फेंकते हैं, ना बेअदबी करते हैं। हम कभी किसी के रिलीजन को नाउज़ुबिल्लाह गाली नहीं देते। हम कभी किसी नबी का इनकार नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो सारे नबियों को मानते हैं, सारी किताबों को मानते हैं, और हर किताब के हर वर्क को सीने से लगा के इज़्ज़त के साथ ऊपर चूम के रख देते हैं। तो दहशतगर्द मुसलमान हुआ या आप अमेरिका वाले अंग्रेज़ हुए और इसराइल वाले यहूदी हुए? दहशतगर्द कौन हुआ? तंग नज़री तो इनके अंदर है ना। आप देखें, कभी नबी के कार्टून बना रहे आज, हमने कभी ऐसा किया? आपने कभी पाकिस्तान के या हिंदुस्तान के या पूरी दुनिया के किसी मौलवी आलिम के बारे में सुना कि उसने जी वो यहूदियों के नबी का नाउज़ुबिल्लाह कार्टून बना दिया और अखबार में शाया कर दिया, या फलाने के नबी को जो है ना गालियाँ दे दी नाउज़ुबिल्लाह? कभी आपने सुना ऐसा? तो तंग नज़री, तंग यानी कि वो बातें आपको बता रहा हूँ जो हकीकत है और आपको नहीं पता है। हमारे मुसलमान तो क्या है जी, बस एक अगर अखबार पढ़ा है वो चुरा लिया, पेट्रोल पंप पे अगर कोई नहीं है तो पेट्रोल डाला, भाग गए बग़ैर पैसे दिए। छोटी छोटी चोरियाँ, मोबाइल चुरा लिया, ये चुरा लिया, वो कर लिया। और अंग्रेज़ का क्या दिमाग है, चूँकि आपको पता नहीं है ना, आपके जो रिलेटिव्स अगर वहाँ कहीं रहते हो तो आप उनसे पूछें, वो आपको बताएंगे। हमें तो बहुत लोग बताते हैं ना, और हमारे बड़े उलमा को तो बेतहाशा लोग रोज़ाना के वाक़यात और किस्से सुनाते हैं कि वहाँ तो जब शाम हो जाती है तो बाहर ही नहीं निकल सकते घर से। बाज़ जगह ऐसी हैं वहाँ भी, अमेरिका जैसी रियासत में और इन सब जगहों, वो एकदम जो है ना बस आपको कत्ल भी कर देते हैं।
और बाकायदा जो है बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इसलिए ख़रीद के रखते हैं कि बस इधर उनको पता चलता है जी 2 मिनट लाइट जानी है और वो मॉल के अंदर दाखिल होते हैं और सारा लूट मार शुरू। बड़ी बड़ी चोरियाँ, छोटी मोटी चोरियों वाले काम वो नहीं करते, बड़ा हाथ मारते हैं। हमारे मुसलमान समझते हैं कि यानी आपको इतना बुरा कह के ना आप भी खुद अपने आप को बुरा ही समझने लग गए और अपने ही लोगों की बुराइयां करने लग गए। हालांकि हम उनसे करोड़ों दर्जे अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में भी बेहतर हैं और मरने के बाद तो हैं ही हैं बेहतर अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमने तो इंशाअल्लाह कहाँ पे जाना है भाई? हाँ, वहीं से आए, जन्नत से ही आए, जन्नत में ही जाना है, हमें तो वापस जाना है अपने घर में, बस इतनी सी बात। और अंग्रेज़ और फ़रंगी और यहूदी और गैर मुस्लिम ने तो सीधा जो है ना आग के अंदर ही जाना है, उनका कोई हिसाब भी नहीं है। क्योंकि जैसे आप ज़ीरो पूरे बोर्ड पे 0 0 0 0 भर दें उसकी कोई हैसियत है, और अगर शुरू में 1 लगा दें तो फिर देखो कितनी बड़ी हैसियत हो जाएगी। तो ये जो कलमा है वो 1 ही है जो हमने पढ़ा है अलहम्दुलिल्लाह। लेकिन वो अलग मसला है कि हम भी उसका हक अदा नहीं कर रहे, हम भी उन्हीं के तरीक़ों पर चल के कामयाबी होना समझ रहे हैं। हालांकि उधर तो सूरज भी गुरूब हो जाता है, अंधेरे में चला जाता है बेचारा, सूरज जैसा ताकतवर मखलूक जो है, और हम जिधर अंधेरे हो जाते हैं हम समझ रहे हैं वहाँ से रोशनी हो जाएगी। रोशनी यहाँ पाकिस्तान से मशरिक़ से होती है, सूरज यहाँ से निकलता है। जब वहाँ से सूरज निकलेगा ना उल्टा, फिर तो तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे, भलाइयाँ सब ख़त्म हो जाएंगी। जब क़यामत के रोज़ वहाँ से सूरज निकलेगा उसके बाद होगा कि नाकामी है, अब कन्फर्म। अब आप तौबा भी करना चाहेंगे रिजेक्ट हो जाएगी, अब कोई तौबा नहीं है। तो जहाँ से जो है जुल्मत अंधेरे हम समझ रहे उनके तरीक़ों पे चल के कामयाबी। हालांकि हमारे नबी आए मशरिक़ और उन्होंने हमें जो कामयाबी के रास्ते और तरीक़े बताए उसी को हमने छोड़ा हुआ है। बहरहाल तो शिमला कॉन्फ्रेंस तक हम आ गए 1945। अब ये कॉन्फ्रेंस जो हुई ये वही कॉन्फ्रेंस थी जो मुसलमानों के असल मुतालबात थे उस लड़ाई के अंदर उनको झोंके जाने से पहले के, तो उसी को अब एक इन्होंने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ जालसाजी के साथ जो है ना मामलात किए। अच्छा, नेक्स्ट किसका नंबर है? पढ़ लो भाई, लगवा के आ जाओ जाओ। लगवा के आनी है अटेंडेंस। तो बताया नहीं, ये रेगुलर क्लास है, उसमें आपने कैसे क्लास रख ली? अटेंडेंस लगवा के आ जाओ। अच्छा, शिमला कॉन्फ्रेंस जो है ये दूसरी जंग अज़ीम के बाद जो है ना मुनक़िद हुई, और जब बरतानवी हुकूमत हिंदुस्तान के लिए जंग के फ़ौरन बाद अब वो ये चाहते थे कि एक आइनी शक्ल इसको दे दी जाए और इस्लाहात की जाए, यानी कि कुछ बेहतरी लाई जाए। जो शुराका थे, पार्टिसिपेंट्स थे इसमें, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसकी क़यादत जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, ये उसके रहनुमा थे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की क़यादत मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। कॉन्फ्रेंस में बरतानवी हुकूमत की नुमाइंदगी करने वाले सर स्टीफोर्ड क्रिप्स, ये दूसरे सियासी ग्रोह के, और दोनों की तरफ से देखा जाए तो ये सालसी भी थे, इसके अलावा दूसरे सियासी ग्रोह भी इसमें शामिल थे। तो इसी क्रिप्स शख्स के नाम पर भी जो है ना इसको क्रिप्स मिशन भी यूँ कहा जाता है। ठीक है भाई, चलें आगे आ जाएं। ऑब्जेक्टिव्स, हाँ जी। Objective 24 June 14 July 1944 provision to arguments of the future constitutional framework for the subcontinent. Lord Wolwe invited a conference of 21 Indian political leaders of the summer festival visit India to discuss the provision of the wall plan. Issues discussed: the form of the future government of the constituted, the right of the Muslim majority province, the status of principal status
princely stated the presentations of the various political group in the future government. हाँ, अब ज़ाहिर है ये बरसग़ीर के मुस्तक़बिल के आइनी फ्रेम वर्क को बनाना चाहते थे जिससे इस्लाहात कर दी जाएँ, यानी कि ऐसे कवानीन और इनको कॉन्स्टिट्यूशंस दे दिए जाए, आइन बना के दे दिए जाए जिससे मुसलमान हिंदुस्तान दोनों क्या हो जाए, मुत्तफ़िक हो जाए। कोई ऐसा कानून बना दिया जाए इनके लिए। इसके लिए लॉर्ड वेवल ने 21 हिंदुस्तानी सियासी रहनुमाओं की समर कैपिटल ब्रिटिश इंडिया में एक कॉन्फ्रेंस को जो है ना वो मदऊ किया, बुलाया वहाँ पर, ताकि वीवल प्लान की फराहमी पर तबादला ख़याल जो है ना वो किया जा सके, यानी कि उसके मुतालिक बातचीत करके और वो कवानीन आइन जो है ना वो फ़ाइनलाइज़ किए जाएँ। और उसमें जो ज़ेर बहस बातें होंगी, जो पॉइंट्स होंगे, इश्यूज़ जो डिस्कस किए जाएंगे, वो बरसग़ीर के मुस्तक़बिल की हुकूमत को की एक शक्ल बेहतरीन अंदाज में बनाना, ये फ़र्स्ट पॉइंट होगा कि आइंदा मुस्तक़बिल के अंदर बरसग़ीर में ऐसे कवानीन हों जो मुसलमान हिंदू को जो है ना इक्वल राइट्स दें। मुस्लिम अक्सरियती सूबों के हुकूक सेपरेट हों, बिल्कुल अलहदा हों, और जहाँ पर अगर मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स है तो वहाँ पर फिर उनके हुकूक ही उनको ही जो है ना वहाँ की शाही रियासतों की भी हैसियत अलग से उनको भी दी जाए, और जहाँ पर मुसलमान जो है वो मेजॉरिटी के अंदर हैं उधर भी फिर उन्हीं को होल्ड दे दिया जाए। और चूँकि ये थर्ड पॉइंट जो है ना शाही रियासतों को की हैसियत को बरकरार किया जाए, चूँकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी लॉन्च हुई, वो इधर दाखिल हुए सूरात के अंदर पहली दफ़ा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने कदम जमाए अपने बिज़नेस के थ्रू, और फिर वो हुकूमत में भी शामिल हुए और उन्होंने अपनी हुकूमत भी बना ली, आहिस्ता आहिस्ता पावर में आ गए थे। तो उन्होंने ऐसे ऐसे फरमान जारी किए थे कि जितने भी नवाब रियासतों के मालिकान थे तो उनकी अपने ही मतलब जो उनके शाही घराने हुए करते थे, महलात होते थे या जो कुछ, तो अपनी दरो दीवार पर उन्होंने टैक्स लगा दिए थे। हाँ, जैसा कि आज भी आप देख रहे हैं ना कि माशाल्लाह धूप पर भी टैक्स जो है वो लग गया, ठीक है ना। आहिस्ता आहिस्ता जो हम सांस ले रहे हैं इस पे भी हो सकता है हुकूमत टैक्स लगा दे, और जो आप मकसद चल रहे हैं ज़मीन पर तो ज़मीन का भी टैक्स होगा, और जो आपस में फ्री में बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे से इस पे भी टैक्स हो सकता है, और हो भी सकता है कि हत्ता कि मियाँ बीवी भी बात करें तो टैक्स अदा करें उसका। रोज़ाना आपने कितने वर्ड्स बोले, तो ये यानी हर चीज़ पे माशाल्लाह। हालांकि मुसलमान से तो टैक्स लेना ही हराम है, टैक्स तो है ही नहीं, जिज़िया इसको अरबी में कहते हैं। यही तो ये इसलिए लेते हैं हमारी करतूतों की वजह से। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वाज़ेह बात है कि जब तुम्हारे आमाल ख़राब हो जाएंगे, आमालुकुम उम्मालुकुम, तो तुम्हारे पर वैसे ही हुक्मरान आएंगे जैसे तुम्हारे अमल होंगे। तो जो हमारा अमल है वही हमारे हुक्मरान है। ये हुक्मरानों का कसूर नहीं है, हम तो हुक्मरानों को बुरा भला, अक्सर आप देखें जिधर दो चार लोग बैठे हुक्मरानों को गालियाँ और बुरा भला और ये फलाना गवर्नमेंट ऐसे, रियासत ऐसे और वैसे, और ख़ुद नहीं देखेंगे नमाज भी नहीं पढ़ रहा, गुनाह से भी नहीं बचने का इरादा इसका कोई, और बिल्कुल जो है ना फरंगियों वाली ज़िंदगी गुजार रहा है मुसलमान होकर। ये बड़ा जुर्म है ना। एक तो अंग्रेज़ है ना, वो तो ख़ुद कहता है जी मैं तो काफिर हूँ, उसके लिए तो कोई मसला नहीं है, वो कोई कुछ भी करे, वो तो इस बाउंड्री के अंदर दाखिल ही नहीं हो रहा ना। हम तो दाखिल हो गए अंदर कलमा पढ़ के, और अगर हम अब वो तरीके इख्तियार करें जो काफिरों के हैं तो हमारी ज़्यादा पिटाई होनी चाहिए, और हो रही है, दुनिया में भी हो रही है, और मरने के बाद भी ये अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यू रहेगी। ये नहीं समझिएगा कि ये ख़त्म हो जाएगी, ये जैसे दुनिया में चल रही है तो बहुत कम है, उसका ये 0.00001 भी पता नहीं हो ना हो, उधर तो जो होना है वो तो 14 तबक सारे रोशन हो जाएंगे। तो बहरहाल ये आमालुकुम उम्मालुकुम है, जब तक हम अपने आमाल दुरुस्त नहीं करेंगे तब तक हुक्मरान हमारे ऊपर दुरुस्त और अच्छे सही आ ही नहीं सकते। तो यही सिलसिला चल रहा है। लास्ट पॉइंट, मुस्तकबिल की हुकूमत में मुख्तलिफ़ सियासी ग्रुपों की नुमाइंदगी, यानी कि इन फ्यूचर जो है ना फिर हर एक को गोया पॉलिटिकली इंडिपेंडेंस भी हासिल हो जाएगी। ठीक है, चलें आगे।
किसका नंबर है भाई? हाँ जी। While attending the conference, the Congress naturally treated as a caste body and asserting its secular nationalist character, state that right to select the representatives of any community, including Muslims, of whom Abul Kalam Azad and Abdul Ghaffar Khan presented themselves in Shimla in the capital. हाँ, अब कांग्रेस ने जो है ना उसमें शिरकत के दौरान कांग्रेस जो पार्टी थी ना, इसने तो बज़ाहिर देखा जाए तो हिंदू के तौर पर अपने आप को रिप्रेजेंट करना, इस चीज़ को तो उन्होंने छोड़ ही दिया। मुकम्मल तौर पे वो अपने सेकुलर कौम परस्ती वाले किरदार पर जो है ना आ गए वहाँ, जब ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई है ना उसके अंदर। तो और बल्कि जो है ना किसी भी कम्युनिटी के नुमाइंदों को मुंतखब करने का हक़ तक उन्होंने जो है ना दाव पर लगा दिया। यानी और ज़्यादा आसान अल्फाजों में समझ लें कि और मज़ीद शिद्दत पसंदी के साथ उन्होंने अपने आप को जो है ना वहाँ पर प्रेजेंट किया, ज़ाहिर किया कि भाई सारे हुकूक तो बस जैसे जो है ना बस हिंदुओं के ही होने चाहिए और हमारी जमात के हों, और बशमूल मुसलमानों के, जिनमें से अबुल कलाम आज़ाद, अब्दुल गफ़्फ़ार ख़ान, इन्होंने भी जो है ना अपने आप को शिमला में बेतरतीब लीडरों और मुअज़्ज़िज़ मेंबरान की हैसियत से पेश किया। और इनका देखा जाए कांग्रेस का कोई डेलीगेशन भी नहीं था इसके अंदर। फिर मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के मौक़िफ़ पर भी एतराज़ किया खुलकर। उसकी वजह यही थी कि मुकम्मल तौर पे तो उन्होंने सारी जो है ना शिद्दत पसंदी के साथ अपने राइट्स की बात करी और कौंसिल के तमाम मुस्लिम अरकान को मुंतखब करने के लिए मुकम्मल दायरा इख्तियार का दावा भी किया उन्होंने। इसके अलावा मुस्लिम लीग ने मुजवज़ा कौंसिल में एक सादा की बजाय 2/3 अक्सरियत मांग कर फ़िरका वाराना वेटो का भी मुतालबा किया कि भाई जहाँ पर भी मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स हो, यानी कि 3 उससे हिस्से कर दिए जाएँ, जो अगर टोटल वहाँ पे पॉपुलेशन जितनी भी है उसमें से अगर 2/3 मुसलमान हैं तो फिर सियासी एतबार से भी उन्हीं को हुकूक मिलने चाहिए। लीग के मौक़िफ़ की हौसला अफजाई के लिए, अपनी परेशानी में और बाद में लीग के लिए खुले रहने के लिए कौंसिल में शामिल होने की कांग्रेस की पेशकश भी की उन्होंने, एक तरफ उस बात को रखते हुए। और वाइसराय विवल ने जब ये मामला देखा कि भाई हिंदुओं की जमात की तरफ से भी जो है ना बड़ी शिद्दत पसंदी इख्तियार की जा रही है और मुस्लिम जो है वो तो बिल्कुल इनसे इख्तलाफ राय रख रहे हैं, तो अब बरतानवी तजावीज़ को उसने एक तरफ रखते हुए शिमला कॉन्फ्रेंस को तहलील कर दिया, यानी कि ख़त्म कर दिया। और ये जो शिमला कॉन्फ्रेंस जो समझी जा रही थी कि मुसलमानों के मफादात के अंदर ये फ़ायदेमंद होगी या मुसलमानों को वाकई उनके राइट्स देने के अंदर ये अच्छा काम करेगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इस तरह इसके इक़दामात ने न सिर्फ लीग की इजारादारी को सरकारी तौर पर तस्लीम किया, बल्कि मुस्तकबिल में होने वाले किसी भी मुज़ाकरात को रद्द करने की ताकत भी जो उसकी अपनी सहूलत के मुताबिक ना हो। इसके बाद शिमला कॉन्फ्रेंस की नाकामी ने और बरसग़ीर के मुस्तकबिल के हवाले से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान और ज़्यादा जो है ना मज़ीद गहरी जो है तकसीम को पैदा कर दिया। अब तो यूँ मकसद आप समझें कि बिल्कुल जो है ना इस मुकम्मल को जो कॉन्फ्रेंस थी वो उसकी नाकामी खुल कर जो है सामने आ गई, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी जो वजह थी वो क्या बनी कि कांग्रेस पार्टी जो थी वो तो और मज़ीद शिद्दत पसंदी के साथ जो है सामने खुलकर आ गई और उसने अपने और मज़ीद मुतालबात रख दिए कि भाई सारे हुकूक तो जो है ना वो बस हमारे ही हैं और मुसलमानों के तो यहाँ पे कोई राइट्स ही नहीं बनते, क्योंकि हर एतबार से देखा जाए तो जो है ना वो हिंदू हर जगह पर जो है ना वो चूँकि ब्रिटिशर के साथ शाना बशाना जिसको कहते हैं खड़े हुए थे, तो ब्रिटिशर उन्हीं को नवाजा करते थे हर चीज़। और इसकी 2-4 बुनियादी वजूहात भी थी जो आप पढ़ के भी आए कि एजुकेशनल वाइज भी आगे बढ़े, उनके साथ मिलकर काम करने में भी आगे बढ़े, फिर उनके हमदर्द भी बनकर उनके सामने पेश हुए और उनके साथ मिलकर काम करने के अंदाज़ में भी उन्होंने अपने आप को ज़ाहिर किया और मुसलमान इन तमाम तर चीज़ों से पीछे रहे, लिहाजा इस एतबार से भी उनको नवाजा गया। और ये आज तक
माशाल्लाह अंग्रेज़ से मुसलमानों ने भी सीखा है और क़यामत तक अमल करेंगे इंशाअल्लाह, कि जो अपने लोग हैं उनको नवाजते जाओ। और कल मैं देख रहा था, मुझे ऐसे जो है ना इतना अफसोस हुआ, आंसू आ गए कि एक वालिद बैठा हुआ और अपने 4-5 बच्चों को उसने जो भूसी टुकड़े वाली रोटियां नहीं होती हैं वो पानी में भिगो के थोड़ी देर, और वो मिर्च के साथ एक एक बच्चे को रख रख के रोटी पे उसने दिया, सारे मिर्च के साथ वो रोटी खा रहे थे। खाना था ये उनका, खाना खा रहे थे, मिर्च वाली रोटी, भूसी टुकड़े रोटी के साथ मिर्च खा रहे, यानी कि बच्चे छोटे छोटे बच्चे उसके माशाल्लाह, 3 साल का बच्चा, 4 साल का, 6 साल की बच्ची, फिर 8 साल का बच्चा, 5-6 उसके बच्चे और वो खुद भी मिर्च के साथ जो है ना भूसी टुकड़े वाली रोटी खा रहे हैं, खाने की जगह। ये पाकिस्तान में ये चल रहा है, ये हो रहा है। तो मसला क्या है कि जो अपने लोग हैं उनको इतना नवाजा कि ये जो है ना टैक्स के नाम पर जो बेचारा गरीब है उसको और गरीब कर रहा है। आप गौर करें, कल एक लड़के ने जो है मुझे तस्वीर वीडियो बना के पूरी भेजी है लाइव उसी वक्त, तो उसमें वो पुलिस वाला भी क्या कर रहे हैं, जो रक्षा जो है ना यानी कि फुटपाथ के साथ खड़ा हुआ है, हालांकि बिल्कुल उससे थोड़ा सा आगे भी और इस रोड पे सामने भी जो है ना गाड़ियाँ बड़ी बड़ी, ये तो रक्षा एक लगा हुआ है ना, इधर 2-2 लाइनों में गाड़ियाँ, महंगी तरीन गाड़ियाँ जो है ना वो खड़ी हुई हैं VIP, लेकिन वो आकर उसकी पूरी वीडियो बना के तस्वीर खींच के चालान के लिए दे रहा है, इन गाड़ियों की नहीं खींच रहा। ये है इक्वलिटी इस मुल्क के अंदर, बराबरी है। और वो दिखा रहा है कि देखो मैं तो 1 घंटे से यहाँ खड़ा हूँ, इसने सिर्फ ये रक्शे वाले और अगर कोई बाइक वाला आ गया, वो पता है ना कि ये गरीब है, इनसे निकलेगा, वो तो उल्टा जो है ना। तो ये कानून थोड़ी है। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो कानून इम्प्लीमेंट करके गए, तो क्या था, हज़रत साद बिन वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे ना, उनका बेटा रूमी एक वो था वहाँ का बाशिंदा, उसके साथ रेस लगी, घोड़ सवारी की रेस थी, तो उसके अंदर इनका बेटा भी शामिल था, गालिबन उसका अब्दुल्ला नाम था, तो वो भी शामिल हुआ और उसने जो है ना रेस हार गया। वो रूमी जो नौजवान था वो रेस जीत गया घोड़ सवारी, तो इसने उस गुस्से में आके उसको पकड़ के ना पिटाई लगा दी, मारा उसको ना डंडे से खूब मारा। तो उसने कहा कि मैं तुम्हारी शिकायत अमीरुल मोमिनीन को लगाऊंगा, यानी कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त जो थे ना वो खलीफा थे। तो इसने बोला जा मैं बड़े बाप की औलाद हूँ, जा करना है तूने जो करना है, लगा शिकायत जाके, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। जैसे हमारे यहाँ भी माशाल्लाह आज कल ये बहुत ज़्यादा आम है ना, एक खातून ने जो लैंड क्रूज़र से वो बाप और बेटी को मारा और देखो छूट के चली गई। तो ये ऐसे कानून पर तो हम कहना नहीं चाहते, लेकिन चूँकि अल्लाह ने बोला है तो हम भी लानत भेजते हैं, क्योंकि अल्लाह ने भी कुरान में लानतुल्लाही फरमाया है ना कि अल्लाह की लानत है और उसके रसूल की लानत है, हदीस में भी आया। तो हम भी ऐसे कानून पर जो अमीर को ज़्यादा को छोड़ दे और गरीब को जो है ना लटका दे, ये तो कोई कानून नहीं हुआ। तो उसने कहा कि जा मैं बड़े बाप की औलाद हूँ, चूँकि गवर्नर की औलाद थे ना, अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गवर्नर थे, तो कहा मैं बड़े बाप की औलाद हूँ, जा तुझे जो करना है कर ले। तो वो खामोशी से चला गया। अब उसके पास तो ज़ाहिर है गवर्नर पोर्टल था नहीं, वज़ीर आज़म पोर्टल जैसे आजकल हमारे पास तो है माशाल्लाह, और आप फ़ौरन उधर मैसेज करें और इंशाल्लाह अगले दिन जो है आपका सारा मसला हल हो जाएगा, पूरे बल्कि पाकिस्तान का मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो करीब ही, जैसे अब हज के अय्याम करीब है ना, हज उस वक्त भी करीब ही था, और उस ज़माने में तो जो हज होता था वो कोई आम नहीं होता था, वो बड़ा स्पेशल अंदाज से बड़े प्रोटोकॉल के साथ, यूँ समझ लें पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एक आलमी जो है ना मजलिस होती थी हज के अंदर। बड़े बड़े ये ख़ुद अमीरुल मोमिनीन वहाँ पे आ जाते थे, और सारी पूरी दुनिया से जितने भी हर रियासत से जितने गवर्नर होते थे सब VIP सब वहाँ पहुँच जाते थे हज के दिनों के अंदर।
और वहाँ पर एक बड़ा जो है ना मजलिस लगती थी और उसके अंदर हर आम व ख़ास सबको इजाज़त होती थी आने की। तो ये नौजवान भी मिस्री वहाँ पहुँच गया और इसने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ऐसे सामने ही खड़े होकर कहा कि जो है ना मैं अपना वाक़या सुनाना चाहता हूँ। इसने सारा वाक़या सुनाया। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो उमर थे, उन्होंने तो तलब कर लिया, बुला लो भाई, ये गवर्नर को भी उसके बेटे को भी बुला लिया। और पहले तो जो है अमर बिन आस, ये जो साबित है ना, इन जिनको गवर्नर बना के भेजा था, तो इनको कहा कि तुमने ये क्या अपने बच्चे की तरबियत करी है? ऐसे होती है तरबियत अपनी औलाद की? ये नाफरमान औलाद तुमने तरबियत करके तैयार की है, जिसको अदब ही नहीं करना आता बड़ों का या अपने बराबर वालों का भी, जिसको तमीज़ ही कुछ नहीं है। फिर जो है ना उसको बुला के और फिर उस मिस्री को कहा, डंडा वो वैसे ही पकड़ा के ना, कि अब तुम इसको जो है ना उसी तरीके से डंडे मारो जिस तरीके से इसने तुम्हें मारे थे, और मारो इस बड़े बाप की औलाद को, जो है ना आज लगाओ, इसको सीधा करो। तो कहते हैं उसने भी फिर वैसे ही पिटाई करी। और कहते हैं कि उन साहबी को भी कहा इन्होंने कि मेरा तो दिल चाहता है तुम्हें भी ऐसे ही पिटाई लगाओ कि तुमने अपनी औलाद की ये तरबियत करी है। तो देखें कितनी ज़बरदस्त इक्वलिटी। अब कोई सोचेगा जब एक शख्स किसी का खून कर देगा जानबूझकर और काजी लाके उस खूनी को, कातिल को सामने खड़ा कर दिएगा, उसके वारिसों के, वलियों के, उनके सामने खड़ा कर देगा, चलो भाई अब किसास ले लो, आप इधर आ जाओ ना, उठ के आप किसास ले लो इनसे। हाँ वहाँ बैठ जाओ। खून का बदला खून है, कुरान ने कहा है वलकुम फिल क़िसासी हयातुन, किसास में तो ज़िंदगी है। क्योंकि बड़े बेवकूफ़ों ने, लोगों ने ये भी कोशिश करी कि किसास को ना ख़त्म कर दिया जाए, ये क्या खून रेजी है, एक ख़ानदान का शख्स तो मर गया, वो उजड़ गया उसका ख़ानदान, दूसरे को भी मार के उसको भी उजाड़ दो। ये कुरान के ख़िलाफ़ लोगों ने कानून जो है ना बनवाने की कोशिश की, हालांकि कुरान का वाज़े कानून है। तो जब उस खूनी को लाके खड़ा किया जाएगा और इसकी जान अब इनके हाथ में होगी ना, तब पूरी दुनिया देखेगी ये तमाशा और समझ आएगा। वो कहेंगे नहीं, हमें इसका खून ही चाहिए, और काजी उसको कत्ल ही करवाएगा। तब 1 करोड़ आवाम इस सारे मामले को देखकर इंसान की बच्ची बन जाएगी। बात समझ आ रही है? और अगर ये नहीं होगा ना, जैसा इधर नहीं हो रहा, जब ये नहीं होगा तो फिर यही होगा जो यहाँ हो रहा है, कि जब पता ही होगा कातिल को कि जी मैंने तो भले 10 कत्ल किए हैं, मुझे तो माशाल्लाह इतना पैसा है, सब है, मैं सबके मुंह भर के और मैं आज़ाद होके चला जाऊंगा, तो फिर वो उसको देखा देखी 10 लोग और अटेम्प्ट करेंगे, हाँ जी इधर तो बस फलाने फलाने से ताल्लुकात बना लो, फिर तो कत्ल किए जाओ किए जाओ। अभी देखे परसों जो हमारे इतना बड़ा आलिम दीन शहीद हो गया, KPK के इतने बड़े शेखुल हदीस, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें रोज़ सुनाने वाले, सारे आम उनको गोलियां मारी, शहीद कर दिया, उनका ड्राइवर भी शहीद हो गया, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और लेकिन आपने उनका जनाजा देखा, कैसे करोड़ों लोग उसके जनाजे में शामिल थे माशाल्लाह, और कैसे तलबा फूट फूट कर रोए, वो क्लास के टाइमिंग के लिए इंतज़ार में थे कि उस्ताद जी आ रहे हैं रास्ते में। शेखुल हदीस, हदीसें पढ़ाते पढ़ाते जिसको 40 साल से ज़्यादा गुजर गया, 50 साल उसने अपनी लाइफ पूरी जिसमें लगा दी, कुरान पढ़ाने में, हदीस पढ़ाने में, जो रोज़ाना कौल अल्लाहु कौल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता रहा सुबह से रात तक, जिसका इतना सा ज़र्रा बराबर कोई कसूर नहीं, उसे देखें गोलियां मारा, शहीद, ख़त्म, कोई कानून नहीं इधर। तो ये तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था ना कि तुम्हारे इल्म वाले फिर ऐसे ही उठाए जाएंगे, समझ लेना क़यामत करीब आ गई। ये वही लोग दुनिया से जा रहे हैं जिनकी वजह से हम बचे हुए थे, और ये चले जाएंगे, फिर हमारा नंबर। और हमारा नंबर ये इतना हल्का आसान वाला नहीं है, वो हमारा बड़ा ख़तरनाक वाला नंबर है। तो ये अब वो तलबा जैसे फूट फूट के रोए, वो उसकी भी बड़ी वीडियोस वायरल हुई हैं बहरहाल। तो मसला क्या है कि जो है ना हालात, बस इंसान के आमालुकुम उम्मालुकुम, जैसा हमारा अमल है वैसे हमारे ऊपर हुक्मरान है। तो ये हमारी वजह से सारा कुछ हो रहा है कि हम देखें अपनी रियासत में, तो जब अगर इनके कातिल को ला के सामने खड़ा कर दिया जाए और जो वो
इन जिनको शहीद किया गया उनके जो औलादें वो खड़ी हुई हो सामने, अब उनके हाथ में इनका खून हो, तो जब पूरा पाकिस्तान देखेगा ना वो खून का बदला लेंगे खून के साथ ही, तो फिर सब पीछे हट जाएंगे। भाई मार देने के बाद फिर मरना भी है, कन्फर्म मौत है फिर अपनी भी। और जब पता हो कि भाई कोई पकड़ने वाला ही नहीं है, जो पकड़ने वाले हैं वही हमारे साथ है, तो फिर क्या होगा? ऐसी कुछ भी नहीं फिर हो सकता। फिर तो यही है जो इस वक्त आप देखें, एक नौजवान को बड़ी आसानी से गोलियां मारते हैं और मोबाइल छीन के चले जाते हैं, उनको कोई डर खौफ ही नहीं है। और उसमें बस हमें परेशानी तब हो जाती है जब हमारा घर का किसी के साथ ऐसा हो जाए, या हमारे मतलब घर से बाहर करीब ख़ानदान में किसी के साथ ऐसा हो जाए, तब हमें थोड़ा सा फील होता है। उसके अलावा तो हमें कोई फीलिंग्स अल्हम्दुलिल्लाह है ही नहीं। जो हो रहा है होने दो, होता रहे। हमारे साथ तो नहीं हुआ ना, अभी हमारी ऐसी तरबियत कर दी गई है। अल्लाह बचाए, बहरहाल ये ख़तरनाक मामलात है, अल्लाह हमारी हिफाजत करे। अच्छा भाई, ये जो है ना, अब जो हमारे प्रेजेंटेशन के ग्रुप्स थे उनमें किस किस की अभी तैयारी अच्छी, जो बेहतरीन प्रेजेंटेशन कर सकते हैं? हाँ ना, तो फिर आफ्टर सेमिस्टर थोड़ी होगा, फिर तो टाइम है। क्योंकि मैं नहीं ना, मैंने तो इसी हिसाब से पढ़ाना था ना, मैंने पढ़ा दिया। अब पूरा घंटा जो है मैंने आगे तैयारी नहीं करी कुछ भी। तो ये मैंने कोई आपको प्रीवियस वीक में थोड़ी दी प्रेजेंटेशन, तो कई वीक्स गुजर गए और हमने शायद एक आध ग्रुप की प्रेजेंटेशन ली भी थी, उन्होंने सही भी नहीं दी थी शायद, और हमने उनको कह दिया था मेरे पास होगा रिकॉर्ड में देख लेता हूँ। वही कम से कम वही ग्रुप्स दे दें आकर, अटेंडेंस तो लग जाएगी। आप आ गई ना, बस आपका इंतज़ार ही तो हम कर रहे थे बस। ये किसके हैं? ये किसके रखा है? नहीं, बस ऐसे रिकॉर्ड करते हैं, उस पर यूट्यूब पे डाल देते हैं। देखा नहीं आपने चैनल? क्यों, मैंने तो ग्रुप पे बहुत दफ़ा लिंक दिया है, बहुत दफ़ा लिंक दिए। सर कितने सब्सक्राइबर करते ही नहीं है सारे। सर मैं करूँगा और भी लोगों को दे दूँगा, आप बताएं तो सही कितने हैं आपके वैसे? पता नहीं, 100 कुछ है बस। मैं आगे भी ग्रुप में भेज दूँगा। ये भेजे तो है मैंने आपकी क्लास के लिए। ठीक है, बस रिकॉर्डिंग। अच्छा, ये मतलब यही क्लास के जो होता है कोई रिकॉर्ड हाँ। है, ये तो हमारे लिए एक बेनिफिट है। सर आपने पेपर चेक कर लिया? 12 अप्रैल को देखो मैंने मैसेज किया हुआ है ग्रुप्स का, जो है ना सब वो फाइनलाइज हुए हैं। ग्रुप नंबर 1 का जो टॉपिक था वो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान था। सर नेक्स्ट क्लास में ले लें। ग्रुप नंबर 1 कौन थे स्टूडेंट्स, उनका नाम क्या है? और जो मैंने इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं वो 11 अप्रैल की मैंने दी हुई हैं, और अभी क्या चल रहा है, मई चल रहा है। 11 अप्रैल को मैंने इंस्ट्रक्शंस दी थी, ग्रुप्स बना लें आज और ऐसे कर लें वैसे कर लें। मुझे भी ऐड कर लें, मुझे भी ऐड कर लें, मुझे भी ऐड कर लें, बस यही मैसेज हुआ है। मैं नाम कोई नहीं भेज रहा कि हमारा ये ग्रुप बन गया, ग्रुप नंबर 1 ये है या ग्रुप नंबर 2 ये है। चले भाई, अभी ग्रुप फाइनल हुए हैं सबके। ये व्हाट्सएप ग्रुप खोलो, कौन है CR है क्लास में अभी? 12 फनान कौन है? हमें फ़ोन पकड़ा तो किसी और सही को बना लेते हैं ना, जो मतलब क्लास में आया तो करे। हाँ, इसने तो मुझे मैसेज किया था, कोई मसला था इसको, इसलिए नहीं आई। मैं ग्रुप खोल रहा हूँ, उस पर आप अपने जो ग्रुप बने हुए हैं ना वो शेयर करें, ग्रुप 1 2 3 4 करके, ठीक है? तो लास्ट ग्रुप से हम उल्टा शुरू करेंगे प्रेजेंटेशन, फिर नेक्स्ट वीक से
जो लास्ट ग्रुप बनेगा ना उसकी सबसे पहले होगी, फिर उससे पहले वाले की, फिर उससे पहले। अब जल्दी जल्दी बना लें, सर आपको सेंड कर दूँ इसलिए पहले पहले जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा ना। है देनी आप लोगों ने, प्रेजेंट करना है अभी। हाँ वो सही नहीं थी ना, इसलिए भाई ग्रुप मैंने ओपन कर दिया। जल्दी अपने जो ग्रुप बना लिए 1 2 ग्रुप 1 2 3 और टॉपिक के साथ भेजो। अभी बना लो जो भी हैं ग्रुप 1 2 3 ऐसे, और टॉपिक लगाएं, उसके साथ अपना टॉपिक भी मेंशन करके नाम मेंशन करें। अभी ग्रुप भेजें, ग्रुप नंबर 1 टॉपिक ये और स्टूडेंट पार्टिसिपेंट्स ये, बस नहीं कर रहा आगे आ जाए। ये 301 है ना? हाँ आ जाए। व्हाट्सएप है। जल्दी बना लें ग्रुप 1 2 3 और टॉपिक और पार्टिसिपेंट नेम्स ये भेजें अभी। जवाब ही नहीं दे रहा। अरे कॉल ले जल्दी करना है। जल्दी कर ले, मैं आ रही है। क्या उसको मैनेज कर रहा है। हाँ जी बन गए ग्रुप। आपके फाइनल हो गए ग्रुप को। सर हम कर रहे हैं। सॉरी मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर पता है दोनों के? रजिस्ट्रेशन नंबर भी डालना। अरे यार अबे इधर टॉपिक ग्रुप का नंबर नाम बता। अबे ओ टॉपिक क्या है बता जल्दी।
अबे एक मेरी चैट में जा। जा जा नहीं होंगी तेरी चेंज डिसअपियर होगी। हाँ हाँ डिसअपियर देखा नहीं अब मैंने से निकाल प्रेजेंटेशन खोल लेना। बेसिक रोल ऑफ कायदा इनिशिएटिव पाकिस्तान रोल कायदा कायदे इनिशिएटिव अबे जो भी है लिख बता कायदे आज़म इनिशिएटिव ये पक्का वही है नाम देख ले मुझे दिखा दे इनिशिएटिव पाकिस्तान आइडियोलॉजी तो यार जैसे रहता है बड़े जैसे लगेगी तो यार ये दरअसल ये होती है तुम्हें नहीं पता स्टिकर भेज दे। आज हो गए फाइनल हो गए बंद कर दो। सर 1 मिनट में भेज और कौन है भाई हमारा हाँ कौन है वो यही है हाँ सर भेज दिया सब वहीं पे देखेंगे। सर आप पेपर दिखा रहे हैं हाँ अभी चेक करो। नाम है हाल देगा आज ही हो गया सबका ग्रुप हो गया फाइनलाइज। पेपर चेक कर लो अपने। और इसका तरीका ये है कि अगर कहीं कोई मिस्टेक है काउंटिंग में पेपर में आपका कोई पेज मैंने चेक करना भूल गया कभी होता है ऐसा ऐसी मिस्टेक्स हैं तो बस वो सबसे पहले देख लो उधर पेंसिल से मार्क कर लो ठीक है पेंसिल से निशान लगा लो। अगर आपको कहीं नंबर में ऐसा लग रहा है तो नंबर पे पेंसिल से निशान लगाओ। मेन जो फर्स्ट पेज है वहाँ पे भी वो नंबर लिखे हुए उधर भी मार्क कर दो। अगर आपको लगता है कि नंबर की काउंटिंग में मिस्टेक है या और कोई ऐसा मसला है तो नंबर आए ही नहीं जिनके नंबर आए ही नहीं ऐसे तो माशाल्लाह है नहीं कुछ ना कुछ लिखा ही है तो बिल्कुल होता है ना खाली छोड़ दें तो फिर ये मसला आता तभी हम समझाते हैं भाई लिखो ज़रूर खाली नहीं छोड़ो। बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स को आता होता है लेकिन वो जो है ना ये नहीं वाज़े कर पाते अपने जहन में कि जो मुझे पता है वो इसी सवाल का आंसर है। ये उनको बेचारों को बाज़ स्टूडेंट्स को पता होता है लेकिन वो ये बात उनको नहीं पता होती वो फिर नहीं लिखते वो बातें सारी तो इसलिए लिख देनी चाहिए। जिस बात पे शक भी हो रहा वो भी लिख दे। पेपर में यही होता है शक वाली चीज़ें भी लिख दे बंदा। एक 160 स्टूडेंट्स हैं ये क्लास के एक क्लास में दूसरी में 230 हैं। वो मेन उसमें ऑडिटोरियम में होती है क्लास 3 टीचर हम होते हैं उसमें कुरान वाली हाँ। और ये इस्लामिक स्टडीज़ की है ये 160 169 पता नहीं है स्टूडेंट 170 हो गए बल्कि। हाँ ये तो नेमत है हमारे लिए एक ही बंडल में हो गया। अरीबा शाह कौन है अरीबा शाह नहीं आई। रिफ़त किफ़ायत जुनैरा ज़हरा शाह आयशा ख़ान नहीं है। मुज़ना इम्तियाज़ मोहम्मद सुनैन है। हंसिका तुमने क्या करा पढ़ाई नहीं करी सही। हंसिका कौन है
हाँ ना, तो बस ये हम इसीलिए वो ब्लैंक जगह को बस निशान लगा देते हैं कि यहाँ तक लिखा है। ये मैं सबके साथ वो लगा देता हूँ ताकि पता चले हमने पेपर चेक किया है। हाँ नहीं, इसके मार्क्स नहीं कट करते। हाँ सही है, माशाल्लाह समझ आ गया। आयशा, मोहम्मद साइम आए हुए, तुम लोगों ने क्या करे, पढ़ाई नहीं करी है, क्या कर रहे थे, जानवर ढूंढ रहे थे क्या? अजीन शाह, उमैमा जावेद, उमैमा उसको देना। सादिया भट्ट, लाइबा फैसल, कहाँ है? तुमने भी कोई इतना वो नहीं करा। आयरिश, एरिश, हनफा महमूद, हमना शमीम। जिनका अच्छा होता है उनको सीधे हाथ में देना चाहिए, जिनका बुरा होता है उनको उल्टा। अमीका शारले, नहीं तुम्हारे सही, फिर भी बेहतर है। माहीन, लो इसको सीधे हाथ में दे दो। माहीन, इसको ऐसे दे दो जिस हाथ से भी ले ले। मरियम, मरियम मुजम्मिल, हाँ। माहिदा अहमद, माहिदा अहमद नहीं है। फातिमा तो ज़हरा, अम्मारा शेख, आमना शेख है, अम्मारा शेख है। आमना इफ्तिखार, आमना इफ्तिखार, जुनैरा सलीम, जिनेश कुमार। तुमने कैसे अच्छा कर लिया पेपर? सैयदा माहम बतुल, प्रीत, महरूक भुट्टो नहीं आई। माहम बतुल, अदील अहमद नहीं है, अदील अहमद। हाँ सही किया तुमने भी यार, खामोश बैठे रहते हो माशाल्लाह। निकिता, मनाल खान, मनाल खान, निकिता नहीं है। भूमिका, भूमिका कहाँ है? अभी तो बैठी हुई थी इधर। इकरा मोहम्मद अमीन, इसको फिर यहाँ रखते हैं, ये आएगी ना। माहम नसीम, दे दे उसको सीधे हाथ में। सना फतानी, इनको भी सीधे हाथ में दे दो। उमैमा मलिक, उमैमा, लजवानते, लजवानते, अमन शहजाद। तुमने भी अच्छा कर लिया यार पेपर, तो सीधे हाथ में ले लो, उल्टे से ले लो। वारा फरहान, एमन बेग, जवेरिया, एमन बेग है, जवेरिया, लो सीधे हाथ में ले लो। तुम भी सीधे हाथ में ले लो। ये इस आंसर सही है, लेकिन ये इसका मतलब है कि आपने टीचर की बात नहीं सुनी ना क्लास में, इसका ये मतलब है। मैंने क्लास में कितनी दफ़ा समझाया था कि नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करो, न्यू आंसर। हरीम फातिमा, हुरैन खान, हुरैन, आयशा दिलावर, आयशा दिलावर है, आयशा, हुरैन तो ये रहा, आयशा, हरीम फातिमा, मुकद्दस नहीं, मुकद्दस, अलाइका कुरैशी नहीं है, अलीज़ा असलम, हाँ सही। सारा शकील, सारा शकील, अलीज़ा सीधे हाथ में लो। हाँ तुम उल्टे से
फरिश्तों को भी बताते होंगे, अल्लाह बोलते होंगे इनको सीधे हाथ में दो, इनको उल्टे हाथ में। लाओ और कम कर दो, ले आओ। अब मैं सही से चेक कर लेता हूँ। अभी तो मैंने मोहब्बत में चेक, अभी तक तो मोहब्बत में किया था चेक। लाओ अभी रियल में चेक करो, लाओ। हाँ सही बात है। भाई हाँ देख के लजवानते, रुको ना, लजवानते मैं निकाल रहा हूँ ना, रुको। अभी इसका नाम आया था, ये रहा। क्या नाम है? सादिया। सादिया नाम तो कोई गुजरा है क्या? नहीं नहीं, चेक करके वापस जमा कराने, अभी मैं वापस जमा कराऊंगा। सब दिखा के जमा हो गए, कल दिखा दिए थे, अनाउंसमेंट भी किया था मैंने। सादिया भट्ट, मैंने उधर जमा करा दिया है एग्जामिनेशन में, वो दे जमा हो गई सब। नंबर मैं बता सकता हूँ, फिर मैंने तस्वीर ली थी शायद, नंबर बता दूंगा मैं। इसका मतलब है कि ये हमने ना क्लास में अनाउंसमेंट की थी, यहाँ मैंने बोर्ड पे समझाया भी था कि न्यू पेज से न्यू आंसर स्टार्ट करें। भाई ये वो चीज़ है, इस पर नंबर नहीं कटें कोई। मुज़ना, मुज़ना के कहाँ ना, हाँ ये तो आपके ऊपर है, आप पास कराएंगे तो हो जाएंगे इंशाल्लाह। हम तो सही से चेक, सीपी मार्क्स में इंक्लूड हो गए 20। जिन जिन का चेक हो जाए वापस कर दें फिर रिटर्न। हाईएस्ट मेरा ख्याल है शायद 26 हैं या 27। नहीं नहीं, किसी का नहीं मिलेगा आपको। कहाँ पे काटे? हाँ वो तो असल में जो है ना, अगर कोई पॉइंट लिखा हुआ नहीं होगा उसके मार्क्स कटे हैं। हाँ जी, हो गया। चारों क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आपने सिर्फ 12 मार्क्स दिए। तो 4 कहाँ थे क्वेश्चन? पेपर में देखो ज़रा कितने क्वेश्चन है सर। अरे सर पार्ट 2 का, जो पार्ट 2 था, तो टोटल तुम देखो ना, वो उनके भी तो मार्क्स थे ना। हाँ ये देखो ना, मेरी कोई गलती भी नहीं 5 तो यहाँ है, 4 इधर हैं, तो 4 नीचे वाले तो 4 हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ 1 2। तो नीचे वाले 4 जो इनके 20 मार्क्स हैं। आपने कोई गलती भी नहीं निकाली है। और ये थे लॉन्ग, देखे ना 20 मिनट्स 20 मार्क्स से ही पता चल रहा है लॉन्ग है। लॉन्ग हमने कहा था कि 2 पेजेस पे एक आंसर लिखें, 2 पेजेस पे लिखें। आपने कितना लिखा है देखो, उसके हिसाब से कितने दिए हैं? 19 नंबर, बहुत हैं ये। मनाल मैंने अभी बताया नहीं, वालेकुम। क्या नाम है? इस्लामिक स्टडीज़। तुम्हें अपना रूम नंबर याद है? कहाँ बैठी हुई थी? रूम नंबर याद है? रूम नंबर देखो, उससे आसानी से निकलेगा आपका पेपर। 302। अभी मैं दे रहा हूँ, रुको। हाँ जी, ये मनाल, ठीक है। जिसके हो गए फिर रिटर्न कर दें भाई, जिसका चेक हो गया। हाँ दिखा रहा हूँ। रूम नंबर याद है आपका? रूम नंबर बताओगे तो आसानी से निकलेगा। रूम नंबर नहीं पता होगा तो मुश्किल है। हो गया?
सबने रिटर्न कर दिया पेपर, अभी है किसी के पास? किसी जिनके पास है वो रिटर्न कर दें। रूम नंबर याद है? हाँ, रूम नंबर कौन सा था? कहाँ जय बैठी थी? अभी उन्होंने क्या बताया? 301 301 में थी। 302 नाम क्या है? माहिरा। रूम नंबर से ही पता चलेगा। सर 303 में बैठी है शायद। 310 में। किधर रखना है पेपर? आइडियोलॉजी वाला है ये, इस वाले एनवेलप में रख दो। हाँ ले लो। भाई अपना ये रूम नंबर वाला एनवेलप याद रखना, सुन रही हो बात? इसी में वापस जाएगा। माहिरा सागिर, नंबर खोला है ये है 301 302 301 302 में ही है। और कौन है 301 302 वाला? रूम नंबर 301 302 वाला है? नहीं है कोई? आप लोग क्या कह रहे हैं, कौन सा रूम है? अच्छा 303 304 ये है। देखते जाओ जिस जिसका नाम आता जाए भाई। लाइबा मनाइल, मारूफ, तूबा नासिर, दनीन आमिर, आयशा अशरफ, अनाब अली, रमना इरफान, अरसलान खान जुनेजो, सुम्मल राना, तैयबा, राहीन सिद्दीकी, आयशा अजीम, फलक नास, माहम। ले लो। और ये अपना रूम नंबर याद रखना। फरीहा, माइकल माहा, अरहम खान, सैयद, फहामा, इशाल, असदुल्ला, कशिश कुमारी नहीं है, मानूर, ज़ीशान नसीम, अलमास, अलिशबा, ये खुशनुदुन्निसा, हानिया फ़तानी, फलक फ़ातिमा, आयशा मोहम्मद फ़रहान, अदील अहमद, अरवा अज़ीज़, हिबा खालिद नहीं है, आयशा इफ्तिखार, सफ़ीना, जुनैरा ज़हरा, पाकीज़ा मीरज़ादी, उमेहा, नादिया, सबा मसूद, महक रानी। तो तुम लोगों का किधर है फिर? अम्मान, आमना बतूल, अबीर, साक्षी, जीमल रऊफ़, ज़ैनब। ज़ैनब कौन है? ज़ैनब है 679, रिदा फ़हद, आलिया, हिरा। बस इसमें भाई अपना रूम नंबर याद रखना, उसी से मुझे वापस करना। 301। ये तो मैंने समझाया था ना, न्यू क्वेश्चन न्यू पेज से स्टार्ट करना। नहीं नंबर नहीं काटे हैं इसके मैंने, लेकिन ये याद दिलाने के लिए लगाए कि देखो ये आपने गलती करी है। हाँ ये तो इसलिए डाला है कि इतना शॉर्ट लिखा है।
नंबर वाइज ये भी शॉर्ट लिखा है। शॉर्ट क्वेश्चन आगे करना होता है 2 नंबर के लिए कम से कम एक 301। एक सेकेंड, ये भी दोनों इसी के हैं। नहीं कम है, ज़्यादा लिखना था। और ये 304 बोला था ना? नहीं, एक सेकेंड, 301। नहीं नहीं, अच्छा क्या नाम था उसका? ये 3 मैंने अभी डाले। इन्होंने रूम नंबर भी नहीं लिखते ना। ये तीनों एक ही फोटो। हाँ, मुझे तो यही बता के गई हैं कि माहम किधर है? माहम 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 कहाँ है? 30। अच्छा सही है ना। चलो मैं अभी फिर चेक करूँगा, मेरे पास लिस्ट है, फिर चेक करना। कौन सा है तुम्हारा? रूम नंबर क्या है? 310। ये इसके IC से लिया था ना? हाँ सही है। 310 ये रहा, चेक करो उसमें। 310 आपके ज़िम्मे है, जिसको आप दोगी इसी में डालना है। तुम्हारे नंबर कितने हैं? रूम नंबर क्या है? क्या नाम है? ज़हरा। तो अभी मैंने नाम लिया, तुम कहाँ थी? अभी आई हो तुम? कितनी दफ़ा तुम्हारा नाम लिया है? एंड में आया था ज़हरा और उम्मे कुलसूम मेहरुन्निसा ज़हरा। ज़हरा और ज़हरा तो बिल्कुल लास्ट में आया था। क्या नंबर आए तुम्हारे? बस कामयाब हो गए, सीधे हाथ में ले लो, जाओ। सर पासिंग मार्क्स क्या है? पासिंग मार्क्स तो फाइनल के हिसाब से बनते हैं। तैयबा तो अभी गुजरा था यहाँ। सर हम ढूंढ लेते हैं। तैयबा नाम भी मैंने लिया था। नहीं, वो फिर आगे पीछे हो जाएंगे सारे। तैयबा नाम भी आया था, कहाँ चला गया? तूबा है ये। सर तैयब चाहिए, तैयब। मेहरुन्निसा। हाँ ये रहा ज़हरा। थैंक यू। और अहमद भी देख रहे सर। एलिया तो अभी पीछे गुजरा था। ये तैयब है। तैयबा ये रहा, तैयब अहमद। सर सबसे ऊपर किसका नाम है? ये हेरा। हीरा अहमद है। हेरा अशरफ है। हीरा अहमद चाहिए सर। भाई ये जो बंडल आपको दिया हुआ है ना, उसमें बाकी जिस जिसको दे रही है उससे लेके वापस भी रखना है। सर हीरा अहमद। तुम्हारा क्या है? हीरा अहमद और एलिया। इसमें देखो, ये इधर उधर नहीं करना है, मेरे को ही वापस करना। हीरा अहमद और एलिया। हीरा नासिर। हाँ ले रहा हूँ। हीरा अली है, उसमें होंगे आप। तुम्हें रूम नंबर याद है अपना? जी सर। 127 है रूम? 787 नहीं, रूम नंबर। रूम नंबर क्या है? क्योंकि
6 रूम नंबर हैं, वो बताओगी तो सही एनवेलप से निकलेगा। हाँ बताओ। कम है तुम्हारे हिसाब से? किधर किधर कम है नंबर? किसकी वजह से? हाँ कम लिखने की वजह से। रेड पेन लेकर आओ बाद में, लेकिन करूँगा ये किस उस रूम नंबर से निकाला था। हाँ बस ये याद रखो, अपने पास रखो। अभी आपने जाना तो नहीं है ना? हाँ 304 बताओ ना, अभी इसमें गलत मेहनत करा रही हो ना। 304 उनके पास है शायद। एक सेकेंड, ये रहा ये रहा। हाँ जी मार्क्स दिए, ये हमने मार्क्स के लिए नहीं काटे हैं नंबर। सही तो है। किस चीज़ के दो? गलत लिखा ना, ये फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट है। चलो पेंसिल से निशान लगा लो, मैं इसको चेक कर लेता हूँ दोबारा, रीचेक करता हूँ। क्या नाम है? ये आधे में देखो आप, मेरा अहमद। और तुम्हारा क्या है? एलिया। ये रहा। हो गए क्लियर? वापस कर दिए जिसने आपसे लिए? ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। तो ये आप इधर आ जाओ, आपके हवाले जिसको दे रहे हो उससे लेके इसमें वापस रखना है बस, ठीक है? जिसको देते जाओ उसको उसका रोल नंबर बता दो, 310 39। नहीं वो मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ। क्या नाम है? सही दिए मार्क्स, कम का है? ज़्यादा दिए, लाओ कम करूँ? दिल खोल के दिए मैं। बस तुम पेंसिल से लगा लो अगर उधर तुम्हें लग रहा है ना मसला। हाँ इसी का मैं कह रहा हूँ कि पेंसिल से निशान लगा लो, मैं दोबारा चेक कर लूँगा। अच्छा भाई, सबके ग्रुप्स हो गए फाइनल? बन गए सब? 1 2 3 करके सब हो गए? सब ने अपने टॉपिक भी बना लिए, लिख लिए? तो बस अब ये तमाम ग्रुप जो है ना नेक्स्ट वीक अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करें, अपनी पीपीटी तैयार करें। हर स्टूडेंट सेपरेट अपनी पीपीटी खुद अपने पास रखे, अपना पार्ट हर एक के पास शेयर होनी चाहिए। ये ना सुनो कि कोई बोले कि जी वो फलाना नहीं आई, उसके पास हमारी पीपीटी है, वो हमारे पास तो है ही नहीं। हर एक के मोबाइल में होनी चाहिए। आप अपना पार्ट यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे, अगरचे आपके ग्रुप के 4 मेंबर भी ना हो, आप अकेले बैठी हुई हैं, क्योंकि फिर हमारे पास अब टाइम नहीं है, मैं दोबारा सेकंड चांस नहीं दे सकूँगा। तो 20 मार्क्स की प्रेजेंटेशन है, ये आपको देखकर पढ़ने पे प्रेजेंट करने पे नहीं मिलेंगे 20 मार्क्स। आप पॉइंट्स बना लें अपने, भले पेपर पे बना लें, उर्दू में दें, इंग्लिश में दें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मुझे महसूस हो, पता चले कि आपने तैयारी करी है, आपने इस पीपीटी पर जो भी अपना टॉपिक आपने सेलेक्ट किया उस पर आपने मेहनत करी है, ये मुझे समझ आना चाहिए। फिर आपको 20 मार्क्स मिल सकते हैं, वरना नहीं मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह नेक्स्ट वीक आप सब तैयारी करके आएंगे, तमाम ग्रुप्स वाले। राइट, मेरी मर्ज़ी है, मैं चाहे 20 नंबर ग्रुप लास्ट है उसको बुलाऊं पहले या फर्स्ट ग्रुप को पहले बुलाऊं। हो गया चेक? आप लोगों का हो गया? 30 मार्क्स का पेपर था। हाँ। तो पास होने के लिए 50 मार्क्स होने चाहिए। 12 नंबर पासिंग होते हैं ऐसे ही। हाँ 12 नंबर होता है, इसी से निकाला था ना। हाँ जी 11-12 नंबर ही हैं ऐसे ही। हाँ 30 मार्क्स से अगर निकालें ना, ये सिर्फ 30 नंबर से निकाल रहे हैं ना। ठीक है, आइडियोलॉजी का। जी जी अभी दिया। अच्छा, इस पेपर में वैसे मुझे समझ में नहीं आया था सर, आपने इतने बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क्स क्यों बनाए? ये हमने क्लास में समझाया था कि न्यू पेज से आप स्टार्ट करें ना, न्यू आंसर। उसमें होता ये है कि जब आपने ये यहाँ जगह छोड़ के यहाँ से स्टार्ट किया ना, अब आप आगे चली गई, फिर आपको याद आता है अरे आइडियोलॉजी में वो भी तो सेंटेंस था, मुझे याद था। अब आपके पास जो है ना जगह ही नहीं होती यहाँ। अगर आपको अभी इतना ही जो है ना आगे जाके और याद आ जाता ना, तो आप कहाँ लिखती? मैं बताऊँ आप कहाँ लिखती?
सुने, आप यहाँ पे एरो बनाती हैं, पहले इधर, फिर यहाँ से बनाती हैं आगे। हाँ सुने ना, फिर यहाँ से यहाँ बना के फिर इधर लिखते हैं। मैंने इतना अच्छा मटेरियल याद किया था, आप दोबारा पढ़ना अगर आपको जरा सा। वैसे देखें, ऐसा है ना कि अगर दोबारा रीचेक करने को बोलेंगे तो मैं रीचेक कर लूँगा, लेकिन जब भी मैंने रीचेक किया है ना, फिर मैंने नंबर कम ही हुए हैं, नंबर पे बढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू यू आप ये मोहब्बतन चेक किया हुआ है। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जगह खाली है, ब्लैंक। वरना सुनो मेरी बात, ये इतनी देर बाद आई है, ये इधर लिख लिख के सारा ले आती मेरे पास, मुझे कैसे पता चलता कि ये पहले का लिखा हुआ ही है। आप ये बताएं शॉर्ट क्वेश्चन होना कितना तो बड़ा ये चाहिए? हमारी अपनी According to you, दिमाग की चीज़ होती है। हाँ, कितना बड़ा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? ये तो मैंने आपको बिफोर मेड समझाया था ना। जैसे देखें, पेज का होना चाहिए ना शॉर्ट आंसर है ना, तो 1 पेज होना चाहिए। बोर्ड से नहीं होता। हम तो 100 वर्ड्स मिनिमम होने चाहिए। और लॉन्ग तो 2 पेज होने चाहिए, ये और ये, सर ऐसे कहाँ होता है? और विथ हेडिंग्स हो ना। आप 2-2 लाइनों की एक हेडिंग डालेंगे, इतने 4-5 लाइनें लिखेंगे, फिर नेक्स्ट हेडिंग डालें। ऐसे मिले हुए हैं बच्चों को मार्क्स, आप देखें 28-29 नंबर हुए हैं, मिले हुए हैं। सर 2-2 पेजेस चलिए फाइनल पे ऐसे कर लेंगे। हाँ हाँ, भर भर के लिखो, भर भर के लिखो भाई, नोट रख के नहीं देने हैं तो भाई क्या। हाँ सर मेरा एक तो आइडियोलॉजी में लाइबा फैसल के नाम से मैंने 2 डेट्स गलत थी, तो उसको मैंने सर्कल किया हुआ है, वो आज चेक मतलब क्वेश्चन नंबर नहीं डाला हुआ, नहीं, फिर मैंने डेट्स गलत डाली है। अच्छा। और सर मुझे एक बात ये करनी थी कि मैम शाही ने बोला था कि हर जो भी मैंने जो कोर्स लिए हैं उसको पता होना चाहिए, आपको भेज दो कोर्स व्हाट्सएप पे। हाँ भेज दे, बता दे, भले कोई मसला नहीं। हाँ और सर एक और बात, सर ये बैकग्राउंड जो है हम लोग का पीपीटी का, वो सही है या नहीं है प्रेजेंटेशन के? सही है, सही है ना, दवेरिया सही है, बैकग्राउंड सही है पीपीटी का। हाँ बस ये आप तस्वीर की वजह से बोल रही हैं। सर ये तस्वीर नहीं है, ये कुरान पढ़ रहा है कोई अरबिक में बंदा, और फिर यहाँ पर ये देखें रिमूव कर रहा है। हाँ, सर ये सही है, इसमें कोई हर्ज नहीं। स्पेस नहीं नजर आ रहा आंखें हाँ बंद है। सही है, चल जाएगा इतना तो। सर मैंने इस्लामिक में 21-22 कर दिया। ये जो तुमने अभी दिए है ना मुझे पेपर, मैंने निशान लगा लिया, जुनैरा ज़हरा शाह ना, और दूसरा ठीक है, आपने जो पूछा था क्वेश्चन मैंने वो लिखा है, भले दिन सिर्फ 3 आंसर्स की नहीं छूटी है। मैं ये देख लूँगा। आपके कितने थे मार्क्स? क्यों, अभी तो पेपर दिया था। इस्लामिक स्टडीज़ का आपका है, इस्लामिक स्टडीज़ में भी हो तो रूम नंबर याद है? 303 302। क्या नाम है? हरीम। अच्छा, अभी देख लेते हैं हरीम। और आइडियोलॉजी का तो चेक कर लिया ना, उसमें हमने अच्छे उसमें कितने थे? 20 तो अच्छे आए माशाल्लाह, आपके तो टॉप करा आपने तो। हरीम तो इसमें आया था, मुझे याद पड़ रहा है। ये आधे तुम पकड़ो, इसमें देखो ज़रा, इनका नाम है। रूम नंबर फिर कोई और होगा, इधर भी नहीं मिल रहा।
इस बंडल में चेक कर लो, मैं इसमें देख लेता हूँ इनका नाम। हरीम ना? तुम्हारे तो सही आए माशाल्लाह नंबर। सर वो पूछना था ये था कि प्रेजेंटेशन के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा? 2 से 3 मिनट मैंने इंस्ट्रक्शंस भेजे हुए भी हैं। हरीम फातिमा ना, ये तुम इतना बेहतर नहीं हुआ देखो। इनको इसी में डालना। अल्लाह अकबर। किस में कटे हुए नंबर हैं? सोर्सेस ऑफ इस्लामिक शरिया, कुरान, हदीस, इजमा और क़यास था ना। तो तुमने ये क्या लिखा? तुमने कुछ और ही चीज़ें लिखी, मैंने पढ़ लिया वरना मैं नंबर दे देता। अच्छा, इसमें ये क्या था? रिसालत, प्रेयर्स, सलात क्यों लिखा? सलात तो नमाज है। रिसालत तो है जैसे नबी होता है ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगंबर, प्रॉफिट्स, वो था ये। इसमें आपने वो नमाज से मुतालिक लिख दिया। अच्छा, चलो ये फिर भी तुमने थोड़ा सा मिलता जुलता लिखा है, ये वाला जो पैराग्राफ है ना, ये चलो फिर भी थोड़ा सा ये वाला मिलता जुलता है। इसके नंबर देख लेते हैं। इसमें क्या था? दीन और मज़हब का डिफरेंस बताना है ना। मैसेंजर मीन्स सेंड बाय गॉड। मैसेंजर वो है ना जिसको कुरान नई न्यू बुक मिली हो, और प्रॉफिट वो है जो पिछली बुक पर ही जो है ना अमल करे और इसको नई शरीयत मिली हो, ये है। चलो इसके एक दो नंबर बढ़ा देते हैं। और इधर क्या है? सोशल बिहेवियर, टीचिंग की सूरह हुजुरात। चलो इसके भी देते हैं तुम्हें नंबर। पर इधर 6 नंबर दिए थे, इसको हम चलो 8 करते हैं बस। ठीक है, अच्छे तुम्हारे देखो नंबर बढ़ गए माशाल्लाह। थोड़ी देर तुम खड़ी रही ना, 4 थे ना, तो कितने बढ़ गए फिर? ये 4 नहीं, पहले ये 4 थे ना, तो 4 बढ़ गए फिर ना। तो 6 और 8 हो गए 16 ना, नहीं 14। ठीक है, चलो हाँ तुम्हारा बढ़ा देते हैं। इसका हमने किस उससे निकाला था? पक्की बात है? हाँ 303 में हरीम फातिमा। क्योंकि इसमें भी बढ़ेंगे ना फिर आप। हरीम फातिमा 14। अच्छा, आपका है जुनैरा ज़हरा शाह। इसमें क्या है? सर सब है तो सही, आपने वो बस लेंथ की वजह से।
बस। तो 5 से 8 बढ़ गए तो कितने हो गए? 5 6 7 8, 3 ऊपर हो गए। सही है। 20 21 22 हो गए ना। जुनैरा ज़हरा शाह 22। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। सर वो मुझे इस क्लास में मारूफ भुट्टो नाम की एक लड़की है सर, उसकी घर में इंतकाल हो गया था किसी का ना, तो उसने मुझे मैसेज किया हुआ था सर, उसकी प्रेजेंट लगा दें, आपने कनेक्टेड लगा दिया। वो तो सेव भी कर दी मैंने, पहले बताते। सर मैं आपको उस टाइम बोलने लगा था, आपने मुझे आगे बैठा दिया। सर उसके मार्क्स बता दें, मैं ताकि उसको बता दूँगा। मार्क्स तो मैं बता देता हूँ। क्या इस्लामिक स्टडीज़ है या आइडियोलॉजी वाली? आइडियोलॉजी। अच्छा जी, ये हो गया। मारूफ भुट्टो ये तो आती भी बहुत कम है। नहीं सर, पूरी क्लास में आई है। आई है। अरे यार वहाँ बैठ जाते हैं, थक गया मैं भी। फोटो हो गई। ये हाँ जी, हाँ इस्लामिक स्टडीज़ वो रखे हुए। रूम नंबर याद है तुम्हें? अटेंडेंस दे दें। एमन बेग, आरिश, आयशा अब्दुल करीम। भाई अगर किसी एनवेलप से निकालोगे उसको अपनी जिम्मेदारी में रखो, जिस जिसको दे रही हो उसी एनवेलप में जाए। हाँ, क्योंकि फिर गलत एनवेलप में जाएगा ना, फिर वो मेरे लिए मसला हो जाएगा। आयशा अब्दुल करीम, अलाइका, अलीजा असलम, अमान शहजाद, अमीका शारले, आयशा दिलावर, आयशा खान, अजीन शाह, आयशा शाहिद, भूमिका। भूमिका आ गई? क्यों नहीं आई अभी तक? मैंने इसको बोला था अटेंडेंस लगवा के आ जाओ। फातिमा तो ज़हरा, हमना शमीम, हनफा महमूद, हंसिका। हंसिका कहाँ है? हरीम फातिमा, हुरैन खान, इकरम मोहम्मद, जवेरिया, लाइबा फैसल, लजवानते, माहम नसीम, माहीन, माहरूक भुट्टो, माहिदा अहमद, मनाल खान, मरियम मुजम्मिल, मोहम्मद साइम एजाज,
मोहम्मद सुनैन अमीन, नईम खान, मुजना इम्तियाज, निकिता, प्रीत, रिफत किफायत, हाँ हाँ मैंने लगा दी, सादिया भट्ट, सना फतानी, सारा शकील, सईदा अरीबा शाह, माहम बतूल, उमैमा मलिक, उमैमा जावेद, विनेश कुमार, वारा फरहान, जुनैरा सलीम, जुनैरा जहरा शाह,